जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने ये मॉडल पेश किया, इसलिए इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं। प्लानिटरी मॉडल, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि प्लानिटरी मॉडल क्या है तो आप रदरफोर्ड मॉडल लिख सकते हैं। ये बहुत मशहूर टर्म है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। शायद आपकी बुक में लिखी हो या ना लिखी हो, लेकिन बहुत मशहूर टर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। रदरफोर्ड ने ये क्यों परफॉर्म किया? रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया? उसने ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है और रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको प्लानिटरी मॉडल भी कहा जाता है। ये तीनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल मॉडल इसलिए किया ताकि वो देख सके कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। एक है जी इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है जी प्रोटॉन्स। ये कैसे एटम के अंदर रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, तो वो हम भी आज आपको दिखाएंगे। ये मैं आपको तफसील से ये सारा मॉडल बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? ये एक तरह के आम से पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसको जो कि इमिट किए जाते हैं या खारिज कर किए जाते हैं या निकाले जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरफ से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मैं बताता हूँ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये रेडिएशंस, जो अल्फा पार्टिकल्स एक तरह की रेडिएशंस हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट करते हैं या निकालते हैं या रेडिएट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 82, वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। आपने पिछली वीडियो में एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मैं डाल दूंगा आई बॉक्स में, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये पहले एटॉमिक नंबर देख लें वरना आपको इसकी समझ नहीं आएगी। एटॉमिक नंबर जिनका 82 से ज़्यादा हो वो इमिट करते हैं कुछ रेडिएशंस, ठीक है। वो रेडिएशन इमिट करते हैं और वो वाले एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिसाल के तौर पर रेडियम है, एग्जाम्पल है इसकी। पोलोनियम एक एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट कर सकते हैं। तो फिर से आइए अल्फा पार्टिकल्स पे। अल्फा पार्टिकल्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो रेडिएशंस छोड़ते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मदद से इमिट किए जाते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। उसने क्या किया, एक लीड बॉक्स लिया। लीड क्या है ये मैं पूरा एक्सपेरिमेंट समझा। लीड का एक बॉक्स लिया, ये देखिए आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, ये ब्राउन कलर का। उसने लीड बॉक्स लिया और उसके अंदर रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट रख दिया। ये सोर्स होता है ज़रिया, जहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलेगा। रख दिया कोई एलिमेंट, रख दिया जहाँ से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, जहाँ से क्या होगा जी, अल्फा पार्टिकल्स। ए से भी हम इसको कर लेते हैं जी, अल्फा पार्टिकल्स को लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। अब उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लीड बॉक्स में रख दिया। अच्छा, उसने लीड बॉक्स में क्यों रखे, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स का बहुत सी किस्म के पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसने अल्फा पार्टिकल्स का ही क्यों चुनाव किया, क्यों इंतखाब किया? अल्फा पार्टिकल्स की क्या खसूसियत है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की खसूसियत ये है कि ये देखें, यहाँ पे हम समझते हैं अल्फा पार्टिकल्स को क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि जब ये समझ लेंगे ये पार्टिकल्स, ये रेडिएशंस आ रही हैं उस तरफ जा रही हैं, इस तरफ, ठीक है।
अब ये रेडिएशंस आ रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स की खसूसियत ये है कि सीधी स्ट्रेट लाइन में ये चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में। हालांकि जो दूसरे पार्टिकल्स हैं दूसरी तरह के, वो ऐसे भी चल सकते हैं, 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 कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स सीधी चलती हैं, इसीलिए उसने अल्फा पार्टिकल्स का इंतखाब किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का इसलिए उसने इंतखाब किया। अभी देखते हैं लीड ब्लॉक का, ब्लॉक या बॉक्स लीड ब्लॉक के अंदर ही क्यों रखा, कोई और ब्लॉक भी हो सकता था, तो वो लीड ब्लॉक इसलिए किया, यहाँ पे हम लीड ब्लॉक क्योंकि ये मैंने ब्लॉक बना रही है। अभी यहाँ पे मैंने अल्फा पार्टिकल अंदर रख दी, जब ये अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो ये सीधे जाएंगे। ठीक है, जो अगर कोई और तरह का लीड ब्लॉक होता है, ठीक है, तो वो अल्फा पार्टिकल्स इधर से भी निकल सकते थे, इधर से भी आगे पीछे नीचे जा सकते थे। यहाँ पे उसने सुराख बना दिया है ताकि यहाँ से, और लीड में सुराख से निकलेगा। हालांकि अगर कोई और दूसरा ब्लॉक होता, उसने अल्फा पार्टिकल्स की दीवारों के अंदर से, आप कह सकते हैं दीवारों के अंदर से गुजर जाना था। ठीक है, लेकिन लीड ब्लॉक में क्या होता है, जो सुराख बनाया है वो अल्फा पार्टिकल्स उस सुराख में से ही गुजर पाएंगे। ये समझ लग गई। अब लीड ब्लॉक और अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स लीड ब्लॉक से निकलते 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 ये गए, दरमियान में इसने रख लीजिए गोल्ड की फॉइल। ठीक है, उसने रख लीजिए गोल्ड की फॉइल। गोल्ड फॉइल उसने क्यों इस्तेमाल किया मैं बताता हूँ। उसने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसकी जो थिकनेस थी या मोटाई थी वो थी जी 0.00004 सेंटीमीटर, यानी इतना ही बारीक था, 0.00004 सेंटीमीटर, इतना बारीक था। समझ लें जी, ये मैंने गोल्ड का ही, ये एक पीस है गोल्ड फॉइल का तो आपको पता ही होगा, कागज ऐसी गोल्ड फॉइल का पीस है। ये 0.00004 सेंटीमीटर थिक है। तो इसकी एक तह में, ये जो चीज़ है, एक इसकी लेयर में तकरीबन 20,000 एटम्स होंगे। ये बहुत कम एटम है। अगर मैंने ये डॉट लगाया, ये देखिए, ये डॉट लगाया यहाँ पे, ये मैंने डॉट लगाया, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, अब इस डॉट के अंदर तकरीबन 20 लाख एटम्स हैं, और इस गोल्ड फॉइल के अंदर इतनी 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल के अंदर 20,000 एटम्स है। तो इन इतने कम एटम्स को स्टडी करना बहुत आसान होगा। ठीक है, अभी हम फिर से आते हैं एक्सपेरिमेंट। उसने एक गोल्ड फॉइल का इंतखाब किया। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल में से जब पार्टिकल्स निकले, ठीक है, जब वो ऐड निकले, ठीक है, तो कुछ जो निकले पार्टिकल्स जब निकले तो कुछ ये उसने ये इर्द गिर्द एक प्लेट लगा दी। ये क्या है मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये उसने क्या किया, स्क्रीन का इस्तेमाल किया, जिसको फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं, ग्राफिक प्लेट। इसने इसका क्यों इस्तेमाल किया ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, एंड तक वीडियो देखिएगा। अच्छा, इसने स्क्रीन का या फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल क्यों किया। इसने क्या किया, एक गोल सी प्लेट ले ली, गोल सा मतलब शीशानुमा प्लेट ले ली। जब यहाँ पे मैंने फॉइल रख दी है, यहाँ से एटम्स जाते हैं, तो आपने अक्सर इसने इसके ऊपर प्लेट के ऊपर क्या किया जी, इसने जिंक सल्फाइड ये एक तरह का कंपाउंड है, जो इसने, ठीक है, चिपका दिया।
कंपाउंड है जो इसने इसके ऊपर लगा दिया, इस स्क्रीन के ऊपर ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, कोट कर दिया, इसकी तह लगा दी एक। अब इसमें जिंक सल्फाइड का क्यों इस्तेमाल किया, ये मैं बताता हूँ। आपने आजकल बहुत देखे होंगे या शॉप्स पे होंगे पेन्स, ऐसे पेन्स जब आप उससे कुछ लिखते हैं ऐसे करके, और जब आप लाइट बंद कर देते हैं तो वो चमकते हैं, लाइट बंद करते हैं तो वो चमकते हैं, ठीक है। तो उसके पेन की जो निब होती है, जो सिक्का होता है, निब होती है, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड लगा होता है, जिसकी वजह से वो अंधेरे में चमकते हैं। जब इसके को प्लेट के ऊपर उसने जिंक सल्फाइड लगा दी, तो जब इसके ऊपर ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो फॉल में से गुजरेंगी, ये नज़र नहीं आएंगी, ये गुजरती हुई नज़र नहीं आएंगी कि ये सीधी जा रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, या पीछे को मुड़ेंगी। बस इसके निशान लगेंगे, जैसा मैंने बताया, जब पेंसिल अंधेरे में ऐसे हम लिखते हैं तो उसके ऊपर जिंक सल्फाइड लगा हो तो वो चमकती है। इस तरह जब ये पार्टिकल्स इससे टकराए और उसने अंधेरा कर दिया तो जिंक सल्फाइड यहाँ से चमकने लग गया। जब यहाँ पे टकराए यहाँ से चमका, यहाँ पे टकराए यहाँ से चमका, जहाँ पे टकराए वहाँ से चमकने लग गया, ताकि उसको पता लग जाए वो कहाँ कहाँ पे टकराया है। इसलिए उसने जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल आपको पता लग गया क्यों किया। अभी उसने जब लीड ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला, अल्फा पार्टिकल्स उससे निकले, गोल्ड फॉइल से गुजरे, एटम्स के अंदर से गुजर के गए, गोल्ड फॉइल के अंदर एटम्स थे, एटम्स के अंदर से गुजर के गए, और वो रेडिएशंस टकराई जब इस ये बीम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं इसको, या रेडिएशन भी कह सकते हैं। इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहा जाता है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट पे जब टकराए तो उसने कुछ ये निशानात, ये रेड रेड निशानात देख सकते हैं, उसने बना दिए, ठीक है। आप कुछ देख सकते हैं निशानात सीधे रेस जा रही हैं। ज़्यादातर जो निशानात हैं वो आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे हैं, ये भी सीधी सीधी सीधी। थोड़े से निशानात जो हैं दाएं बाएं, राइट या लेफ्ट, और बहुत ही थोड़ा ये जो आप ये देख रहे हैं पीछे टकरा गया, बिल्कुल ही पीछे टकरा गया, बहुत थोड़े। अच्छा, ये क्यों टकराए मैं आपको उसकी रीज़न भी बताता हूँ। इसके लिए हम जाते हैं एटम बनाएंगे। तो ये क्यों आगे गए पीछे गए टकराए, ये मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें एटम बनाना पड़ेगा। तो चलिए एटम बनाते हैं। ये मैंने एटम की यहाँ पे एक फोटो लगाई है, ये ठीक है। ये रेडियम, आपको जैसे कि मैंने बताया, ये है रेडियम, ठीक है। ये आप रेडियम को रहने दें। तो रुबीडियम नहीं, यहाँ पे गोल्ड का एटम आएगा। गोल्ड का एटम क्यों आएगा, गोल्ड मैंने रुबीडियम इसलिए बनाया था ताकि आप देख सकें, ये चेक कर सकें कि क्या रुबीडियम आएगा। नहीं, यहाँ पे गोल्ड एटम आएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं गोल्ड एटम क्यों आएगा, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि रेडिएशंस गोल्ड की एटम में से गुजर के, कोई जो रेडिएशंस हैं वो सीधी सीधी जा रही हैं, कोई जो रेडिएशंस हैं वो सीधी सीधी जा रही हैं, और कुछ रेडिएशंस जो हैं वो वापस आ रही हैं, कुछ रेडिएशंस टकरा रही हैं, कुछ रेडिएशन सीधी, कुछ रेडिएशन कुछ रेडिएशन इस डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं, ये है जी गोल्ड का एटम, ये मेरे पास गोल्ड का एटम 79 है इसका एटॉमिक नंबर, 79, ठीक है, 79 इसका एटॉमिक नंबर है। तो जी ये टकराई क्यों है, जो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपको नहीं पता कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो आप मेरी एटम्स वाली वीडियो देख लें, वो मैंने आई बॉक्स में डाल दी है। उसमें मैंने बताया एटम्स वाली वीडियो में कि चार्ज क्या होता है। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज था अल्फा पार्टिकल्स पे, जब अल्फा पार्टिकल्स इसमें से गुजरेंगे
तो अल्फा पार्टिकल्स कई तो सीधे सीधे गुजर गए, ठीक है, सीधे सीधे ऐसे ऐसे, ठीक है, सीधे सीधे ऐसे गुजरे, किससे ऐसे सीधे सीधे गुजर गए, ठीक है, कितने सारे ऐसे गुजर गए। अब कुछ जो गुजरे हैं वो क्या, उनके साथ क्या हुआ है, वो गुजरे ऐसे ऐसे गुजरे और ये इधर चले गए, कुछ ये गुजरे इधर चले गए और कुछ गुजरे ऐसे और वापस आ गए। ये क्यों आए, ये इस वजह से आए वापस। उसने ये देखा कि जो कितने सारे थे 20,000 में से बहुत ज़्यादा 20,000 एटम्स हैं, उन तमाम में से बहुत ज़्यादा एटम में से रेडिएशंस टकरा के गुजर गई, उसके अंदर से पास हो गई। वो क्यों, क्योंकि एटम का बहुत सारा एरिया खाली है, इसलिए वो आराम से गुजर गई, ठीक है। अब वो टकरा के क्यों गई, इधर क्यों गई, ये लेफ्ट राइट पे, वो क्यों, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो इसलिए गुजरा क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, जब वो न्यूक्लियस से, अच्छा, जो जो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस से टकराएंगे, जो जो न्यूक्लियस टकराएंगे वो ही इधर लेफ्ट या राइट की तरफ मुड़ेंगे और पीछे, बिल्कुल पीछे वापस आएंगे, ठीक है। तो क्यों वो न्यूक्लियस से टकरा के वो क्यों इधर उधर गए, वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से टकराएंगे, जब पॉजिटिव चार्ज से टकराता है तो ये टकरा कर एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, इस वजह से ये लेफ्ट राइट गए। और रीबाउंड पूरा का पूरा बैक क्यों आया, ठीक है, पूरा का पूरा बैक क्यों आया, वो इस वजह से है क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा सख्त है, इस वजह से ये वापस आया, ठीक है, इस वजह से ये वापस आया। तो इससे हमने कुछ रिजल्ट्स भी निकाले, कुछ मैंने रिजल्ट्स आपको बता दिए हैं। रिजल्ट्स क्या निकले, रिजल्ट्स वो निकले जी कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे वो फॉयल में से, गोल्ड एटम्स में से टकरा के निकल गए क्योंकि उनका ज़्यादातर एरिया खाली था। और जो थोड़े से एटम्स जो राइट लेफ्ट गए वो इस वजह से टकरा गए क्योंकि वो न्यूक्लियस से टकराए जो पॉजिटिव चार्जेस जिस पे थे, ठीक है, वो इस वजह से। अब कुछ जो रेडिएशंस थी वो पीछे आ गई, वो रेडिएशंस बिल्कुल पीछे इस वजह से आ गई क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही हार्ड है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम जो पार्टिकल्स थे वो पीछे आए, पीछे की तरफ आए, इस वजह से ये माना जाता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है, अब बहुत कम रेडिएशंस पीछे आई तो इसका मतलब ये भी है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, क्योंकि जितनी कम पीछे आई उतनी कम टकराई होगी, इसलिए इसका साइज पूरे एटम के मुकाबले में बहुत ही छोटा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने ये भी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं रेड रेड, ये रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। उसने कहा कि जो एटम है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। कैसे, क्योंकि ये आगे जी इलेक्ट्रॉन्स और ये आगे इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये मिल जाए तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। उसने ये भी बताया ये जो अंदर ये पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी एटम का एक पार्टिकल है, प्रोटॉन भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है, ठीक है। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अलावा सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये थे इसके रिजल्ट्स। अभी कुछ इसके अंदर डिफेक्ट्स भी थे या फिर आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स। वो क्या थे, दो थे। नंबर 1 क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ये क्या है,
क्लासिकल थ्योरी एक तरह की थ्योरी थी जो कहती थी, वो क्या कहती थी कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज हो, जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, शुड रिलीज इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, जिन पे कोई चार्ज होता है उनको मुसलसल कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज या छोड़ना पड़ता है, क्लासिकल थ्योरी कहती थी। और उनको अल्टीमेटली ऐसे घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना है, और अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गिर गए तो एटम्स खत्म हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात थी, इसलिए ये इसके अंदर एक डिफेक्ट बन गया, एक खामी बन गई इस मॉडल के अंदर। अब दूसरी क्या थी, दूसरी ये थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उनको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, ठीक है। अभी ये स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको। स्पेक्ट्रम बहुत ही आसान है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ स्पेक्ट्रम। अगर ये एक ऐसा कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम, दरअसल देखेंगे आप ऐसे, अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे ऐसी पट्टी बनी होगी जिसमें कलर्स होंगे, ठीक है, कोई रेनबो वाले कलर्स होंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, ये एक बैंड है, कलर्स का बैंड है जो कि रेनबो के कलर्स की तरह होता है। ये कैसे बनता है, ये बनता है एक लाइट है, एक वन लाइट, ये बनती है मुख्तलिफ लाइट से मिलके। जब ये लाइट कितने सारे कलर्स में कंपोनेंट्स में तकसीम होती है तो बहुत सारी लाइटें पैदा होती हैं, ठीक है, 7 तरह की लाइटें पैदा होती हैं। और ये 7 तरह की लाइटें मुख्तलिफ एंगल्स, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करते हैं, मुनकिस होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, मुनकिस होते हैं। तो कुछ कलर जो होते हैं वो इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में मुख्तलिफ जाते हैं। इस वजह से स्पेक्ट्रम को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम किसी चीज़ की पोजीशन, किसी चीज़ की जगह को बता सकें, किसी चीज़ की जगह को बता सकें, ठीक है, कि ये इस तरफ जा रही है तो हम कहेंगे ये स्पेक्ट्रम यहाँ पे है, अगर हम कोई कहेंगे चीज़ इस तरफ जा रही है तो ये स्पेक्ट्रम इस तरह से है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने कहा जी कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ऐसी है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के वो कंटिन्यूस ऐसे रिवॉल्व करें, ऐसे 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 रिवॉल्व करते जाएं और न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएं। लेकिन हालांकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट था। क्या हुआ था, एक लाइन स्पेक्ट्रम नजर आया था, असल में लाइन स्पेक्ट्रम था। क्या पोजीशन थी कि लाइन क्या, एक ही लाइन में, बिल्कुल एक ही कि इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल इसी ऑर्बिट में घूमी जाएगा, इसी ऑर्बिट, वो ऐसे 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 नहीं घूमेगा, नहीं, वो बिल्कुल इसी ऑर्बिट में घूम जाएगा। ये तो लाइन स्पेक्ट्रम, ये इसके में ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड को पूरा एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप बोहर एटॉमिक थ्योरी देख सकें।